नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन के इस खास पेशकश यानी चुनावी चकल्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित कुशवाहा भी आप सभी के लिए इस खास पेशकश में मौजूद रहेंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं और महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी फैक्टर की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ और मुद्दों पर हम अखिलेश यादव की महाराष्ट्र की चुनाव में जो एंट्री हो गई है और बीजेपी महायुति महाविकास अघाड़ी, इन तमाम चीजों की बात करेंगे। लेकिन मोहित, ओवैसी फैक्टर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम कितनी ताकतवर है? अभी जो बातें चल रही हैं कि क्या एआईएमआईएम महाविकास अघाड़ी में शामिल हो पाएगी, अलायंस हो पाएगा एआईएमआईएम का, ये तमाम बातें चल रही हैं। तो सवाल ये उठते हैं कि अगर ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ जुड़ जाए, अलायंस हो जाए, तो चुनाव में महाविकास अघाड़ी का इससे कितना फायदा हो सकता है, कितनी सीटों पर फायदा हो सकता है, मुसलमान कितनी बड़ी संख्या में एमवीए के साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओवैसी फैक्टर के चलते। तो आज सबसे पहले अपनी बहस की, अपनी चर्चा की शुरुआत हम इसी के साथ करने वाले हैं। मोहित, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर ओवैसी पिछले कुछ चुनाव, सबसे पहले तो हमें महाराष्ट्र में एआईएमआईएम कितनी ताकतवर है, इसके लिए हमें सबसे पहले पिछले दो चुनावों की बात कर लेनी बहुत जरूरी है। मैं 2019 के चुनाव की बात करूं मोहित, तो मेरे पास आंकड़ा है। 2019 में एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 2 पर ही जीत हासिल हुई थी, लेकिन वोट परसेंटेज जरूर बढ़ा। 2014 में एआईएमआईएम ने 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीत मिली थी 2 पर। तो ये तमाम एआईएमआईएम का ये आंकड़ा है। 2019 में, माफ कीजिएगा, 2 पर ही जीत हासिल हुई थी। तो ये तमाम बातें हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में मोहित 13 ऐसी सीटें थी जहां एआईएमआईएम चुनाव तो नहीं जीत सकी, लेकिन जीतने वाली पार्टी के बीच जो वोट का जो मार्जिन था, एआईएमआईएम को मिले वोट उससे भी अधिक थे। मतलब टोटल जो एआईएमआईएम के वोट्स थे वो मार्जिन से भी अधिक थे। और करीब 6 ऐसी सीटें थी मुस्लिम बहुल सीटें, इन 13 के अलावा 6 ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें थी जहां एआईएमआईएम मतलब भारी, मतलब वोट परसेंटेज की बात करें तो 40 से भी अधिक वोट परसेंटेज एआईएमआईएम का था। तो अपने आप में आप 13 और 6 को ऐड करें तो 19 ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र की जहां पर एआईएमआईएम ने अपनी पैठ खास करके मुस्लिम वोटरों के बीच काफी मजबूत कर ली है। तो ऐसे में एमवीए को एआईएमआईएम को शामिल करने में दिक्कत क्यों आ रही है? एमवीए के लिए तो एआईएमआईएम ओवैसी कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ओवैसी, अगर देखा जाए ओवैसी की तरफ से तो ओवैसी लगातार जो है अब तक महाराष्ट्र में अच्छी खासी विधानसभा क्षेत्रों में उनकी पकड़ है, पार्टी का कैडर है, कार्यकर्ता है। बड़ी चीज ये है कि ओवैसी लगातार, अब ओवैसी का फॉर एग्जांपल लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी कई सालों से विपक्ष में जयंत चौधरी थे, लगातार चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन बड़ी चीज क्या है रोहन, की पार्टी चलाने के लिए, पार्टी नेताओं को मजबूत करने के लिए आपको एक ना एक बार सत्ता की जरूरत होती है। तो जयंत चौधरी ने सत्ता से हाथ मिला लिया, समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो कुछ ऐसा अब जो है एआईएमआईएम के साथ भी दिखाई दे रहा है। ओवैसी लगातार अपने एक अलग धड़ा लेकर तमाम स्थानीय पार्टियों से गठबंधन करते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों, छोटी स्थानीय पार्टियों से गठबंधन करते थे, चुनाव लड़ते थे। लेकिन जितनी एनर्जी ओवैसी खर्च कर रहे हैं, जितनी रैलियां कर रहे हैं, जितनी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर जाकर ओवैसी चुनाव लड़ते, लेकिन उन्हें रिजल्ट कई जगह पर बिल्कुल नहीं मिलता, कई जगहों पर 1 से 2 से 5 तक सीटें आ जाती और वो विधायक भी कहीं ना कहीं टूट के दूसरी पार्टियों और गठबंधनों में, सरकार में शामिल हो जाती। तो ऐसे में अब ओवैसी के सामने बड़ी चुनौती यही है कि आखिर कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट किया जाए, कब तक एक क्रांति की बात करके, एक जोशीले भाषण से कब तक उन्हें साथ रखा जाएगा। क्योंकि अब जो इलेक्शन के सिनेरियो हो गए हैं, अब या तो जनता जो है वो या तो एक किसी पार्टी को जिताना चाहती है या फिर किसी को हटाना चाहती है और दूसरे को लाना चाहती है। 2 ही सिनेरियो में अब चुनाव होते दिखते हैं, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस है, विपक्ष में महाविकास अघाड़ी और महायुति महाराष्ट्र में हम देखते हैं। तो ऐसे में अब ओवैसी जो है महाराष्ट्र में, जब 2 इलेक्शन, जैसा आपने बताया, दोनों चुनावों में 2-2 सीटें उन्हें मिली, लेकिन अब इस चुनाव में ओवैसी चाहते हैं कि उनकी सीटें कहीं ना कहीं बढ़े और वो किंग मेकर की भूमिका में आए। तो ऐसे में स्थिति में अब क्या है कि वो इंडिया अलायंस में
अपनी जो आजमाइश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडिया अलायंस में आ जाएं। नो डाउट कि इंडिया अलायंस को कुछ ना कुछ ओवैसी से फायदा होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी से नुकसान कितना ज्यादा है, क्योंकि अगर ओवैसी इंडिया अलायंस में आते हैं तो क्या एंटी पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन के बाद इसका फायदा बीजेपी और उद्धव शिंदे की सरकार को, शिंदे के वोटर्स को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उस पोलराइजेशन से अभी फिलहाल बचना चाह रहा है। और ये खास तौर पर बात है दूसरी चीज कि जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट परसेंट है, वो कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो ओवैसी उस पर लामबंद हो जाए, क्लेम कर दें। बिल्कुल। तो अगर ऐसे में अगर ओवैसी को लिया जाएगा तो वोट, जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफ चला जाएगा। तो ऐसे में कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी और अगले चुनाव में ओवैसी की बार्गेनिंग पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब दोस्तों देखिए, मोहित ने बहुत अच्छी ये बात बताई है। आपको सरल भाषा में बता दूं तो महाराष्ट्र में जो समीकरण क्या है, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट, अब तो डिवीजन हो गया एनसीपी में, तो कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के साथ मुसलमान वोटर पहले के जैसे ही जुड़े हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पैटर्न में थोड़ा चेंज आया है। मुस्लिम वोटरों का कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट के साथ मोहभंग हो गया है, असंतुष्टि भी है। तो उनके सामने दो विकल्प हैं इस वक्त, एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी और अखिलेश यादव की एंट्री हो गई तो सपा भी है। तो कहीं ना कहीं एमवीए में जब ओवैसी को शामिल करने की बात आती है मोहित, तो कांग्रेस और शरद पवार असहज महसूस करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक अगर ओवैसी के साथ लामबंद हो गया तो इससे हमारा नुकसान होगा। प्लस अजित पवार की एनसीपी जो है वो अभी शिंदे गुट के महायुति के साथ है, तो फायदा उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा भी हो जाएगा बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट का। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन दूसरी चीज ये कि ओवैसी, अब पहले आपको ये भी बता दूं कि मुसलमान वोटर कितने हैं महाराष्ट्र में। 12% मुसलमान वोटर हैं महाराष्ट्र में और 45 सीटों पर करीब निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। अब फिर से अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं। ओवैसी भले ही कितने भी मजबूत हो, उनकी पार्टी महाराष्ट्र में कितनी भी मजबूत हो, मुसलमान वोटरों के बीच कितनी भी पैठ जमा लिया हो उन्होंने, लेकिन अखिलेश यादव के पास ऐसे फैक्टर्स हैं तमाम। लोकसभा चुनाव में तो उन्हें अच्छे रिजल्ट मिले ही, अभी हम देख रहे हैं इकरा हसन को वो हर अपने चुनावी रैली में ले जा रहे हैं। अबू आजमी जो महाराष्ट्र के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं और महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपने साथ हर रैली में रख रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी 12 सीटों की डिमांड रखी है और माना यह जा रहा है, अभी आप देख लें अखिलेश ने हाल ही में जो रैलियां आपने की मालेगांव सेंट्रल सीट पर और धुले सीट पर, ये दोनों सीटें पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने जीती है और यहां पर ओवैसी की पार्टी की अच्छी पैठ है यहाँ के वोटरों के बीच, मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की रैली में जिस तरह से बड़ी संख्या में मुसलमानों का तांता लगा और भीड़ देखी गई, तो अखिलेश ओवैसी की चुनौती बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से इंडिया अलायंस का फायदा ही है। अगर अखिलेश ओवैसी की काट साबित हो सकते हैं तो फिर ओवैसी को इंडिया अलायंस अपने अंदर क्यों ले? अखिलेश तो मुस्लिम वोट बैंक को लाने में सक्षम है ही। तो ये तमाम बातें हैं मोहित, आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव की अगर हम पॉलिटिक्स को देखें तो अखिलेश यादव महाराष्ट्र की कीमत पर उत्तर प्रदेश को चुकाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर ओवैसी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के साथ आ जाते हैं या उस अलायंस में अखिलेश भी होते हैं, तो अखिलेश यादव के लिए मुसीबत जो है, जो मुश्किलें हैं वो उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव पर काफी ज्यादा हमलावर हो सकती है। और एंटी पोलराइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वो भले ही महाराष्ट्र में अखिलेश को सीटों में इजाफा हो जाए, लेकिन उसका जो नुकसान है वो उत्तर प्रदेश तक आएगा। तो ऐसे में अखिलेश ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने देना चाहते जिसमें मुस्लिम वोटर्स में कहीं भी कंफ्यूजन हो। आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में एक तरफा, 2022 में भी एक तरफा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट का साथ मिला था, और इसके साथ ही मतलब 2022 में तो आप ये मान के चलिए कि मुस्लिम वोटर्स ने 95% यानी कि सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो ये स्थिति आ गई थी। अब यहां पर महाराष्ट्र में अगर वो ओवैसी के साथ हो लेते हैं तो स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में बिगड़ जाएगी। तो अखिलेश यादव महाराष्ट्र की कीमत पर उत्तर प्रदेश को बिल्कुल दांव पर नहीं लगाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो है कि अब ओवैसी के साथ है, चूंकि अब उन्होंने वो वाला दांव खेल दिया है कि वो इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया अलायंस में नहीं लिया गया उन्हें, तब दिक्कत यह है कि जो ओवैसी का वोट बैंक है वो भी शिफ्ट होकर विपक्ष की तरफ चला जाएगा, क्योंकि लगेगा ये कि ओवैसी ने जो है पहले ही हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने इंडिया अलायंस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। बहरहाल काफी जोशीले भाषण देते हैं। बात करें अगर समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में तमाम सीटों पर उनकी बिल्कुल सीधी फाइट होती है और बड़ा कैडर है। बड़ी बात यह है
कि महाराष्ट्र की कई सीटें ऐसी हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग जो है निर्णायक भूमिका में, निर्णायक वोटर में है। और दूसरी चीज ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं सबके महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और यहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास ऐसे तमाम नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनका वो महाराष्ट्र की राजनीति में प्रयोग कर सकते हैं। खासतौर पर अभी तो इकरा हसन उनके साथ नजर आ ही रही हैं, और भी कई सारे चेहरे हैं, अफजाल अंसारी हैं, इसके साथ कई तमाम चेहरे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अगर महाराष्ट्र में वो जाएंगे। आपको रोहन बताऊं, मैं जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था तब महाराष्ट्र में, मुंबई में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, वो भी अबू आजम कासमी के द्वारा रखा गया था। वहां पर 37 के 37 समाजवादी पार्टी के सांसदों को बुलाया गया, सम्मानित किया गया। तो आप देखिए कि अखिलेश यादव कितने पहले, मतलब 4 से 5 महीने पहले ही महाराष्ट्र के चुनाव की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने तमाम सांसदों को वहां पर ले जाकर अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन वहां पर किया था। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, तो एक तरह से अखिलेश तो ओवैसी की टेंशन बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन ओवैसी के लिए यहां पर एक और प्लस पॉइंट है मोहित। आप देख लें जिस तरह से एमवीए में जो इस वक्त टसल चल रहा है और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अड़ गए हैं सीटों को लेकर, कांग्रेस के साथ बातचीत बन नहीं पा रही है, तो माना यह जा रहा है कि कहीं उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन ना कर ले, एमवीए में कहीं टूट ना हो जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे क्या हुआ, देखिए शिवसेना तो 2 धड़ों में बटी चुकी है। कल भी हम जिक्र कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि 2 धड़ों में शिवसेना बट चुकी है। तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ चले गए हैं, तो माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो शिवसेना के हिंदू वोटर्स थे वो एकनाथ शिंदे के साथ महायुति की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब उस गैप को भरने के लिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को मुस्लिम वोट नजर आ रहे हैं, मुस्लिम वोटरों के जरिए उस गैप को वो भरना चाहते हैं। तो ओवैसी के लिए तो ये जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक और नया समीकरण बना सकते हैं कि वो शरद पवार की एनसीपी को साथ ले लें, वहां पर ओवैसी साथ आ जाएं, और उद्धव ठाकरे ये भी चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी भी आ जाए। तो जो कांग्रेस से सीटें बच के आएंगी वो इन दोनों पार्टियों को, और उसमें शिवसेना को भी ज्यादा मिल जाएगा, एनसीपी को भी ज्यादा मिल जाएगा, कुछ सीटें सपा और ओवैसी की पार्टी को। त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं अगर हो जाए ऐसा, उस स्थिति में एक नुकसान ये है रोहन कि एक तरफ कांग्रेस तो गेम से बाहर हो ही जाएगी, और बड़ी चीज ये है कि वोटर्स में कहीं ये मैसेजिंग ना चली जाए कि विपक्ष जो है अपने आप को कमजोर मानकर चल रहा है। अब विपक्ष कमजोर हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति की मजबूती, दावेदारी वहां पर ज्यादा हो जाएगी। और दिक्कत इसमें यह है कि सपा और ओवैसी साथ में महाराष्ट्र में क्या आने को राजी होंगे, और ये बात तो तय है कि अखिलेश यादव पूरी तैयारी में है, और लगभग जहां भी वो रैली करने गए हैं उन्हीं सीटों पर अखिलेश यादव ने रैली की है जहां पर वो अपने प्रत्याशी को लड़ाना चाह रहे हैं। आप मालेगांव की अगर रैली देखेंगे, वहां पर उनके साथ एक महिला प्रत्याशी नजर आई थी, जिनके बारे में अखिलेश यादव ने वहां पर अपील भी जारी की थी। तो ये सारी स्थिति महाराष्ट्र में अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ है। अब अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो यहां पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। कांग्रेस का जो कैडर है वो अपनी जिद पे अपनी उन तमाम सीटों पर अड़ा हुआ है। लगभग 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों में बात टसल चल रही है, होने का नाम नहीं ले रहा जी। तो अपने आप में देखिए, महाविकास अघाड़ी की बात कर ले मोहित, कई बैठकें हो चुकी है, मुंबई में बैठकें हो चुकी है, दिल्ली में बैठक हो चुकी है, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? उद्धव ठाकरे अड़ चुके हैं सीटों को लेकर, और ये असल में प्रॉब्लम दोस्तों यहां है ना कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस इंडिया अलायंस में सीनियर से जूनियर की भूमिका में आ चुकी है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस अभी भी सीटों को लेकर अड़ी हुई है, उसे ज्यादा सीटें ही चाहिए, अभी भी रहना चाहती है बड़े भाई की भूमिका में ही। तो बैकफुट पर आने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो सहयोगी दल हैं वो उसे नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बार्गेन कर रहे हैं ज्यादा सीटों को लेकर। तो यहीं पे मामला फंसा हुआ है। और दूसरी चीज, आला कमान, कांग्रेस आला कमान सेंट्रल लीडरशिप पर स्टेट लीडरशिप हमेशा भारी पड़ती नजर आती है। नाना पटोले देख लें, पहले ही राहुल गांधी ने निर्देश दिए थे कि गठबंधन की सीटों को लेकर कोई भी फैसला स्टेट लीडरशिप नहीं लेगी, आला कमान फैसला लेगा उस पर सेंट्रल लीडरशिप। नाना पटोले ने पहले ही बयानबाजी, तीखी बयानबाजी करके काम बिगाड़ दिया। संजय राउत के साथ जो उनकी बहस हुई, तमाम हमने देखा भी, नोकझोंक जो हुई, उसे तमाम कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता चला गया। और यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे अड़ गए हैं कहीं ना कहीं। देखिए, एक तरफ ये जो स्थानीय जो लोकल
जो स्ट्रक्चर और केंद्रीय नेतृत्व की कांग्रेस में बात आती है। लेकिन दरअसल अगर आप देखेंगे ना कांग्रेस की राजनीति आपको हर स्टेट में ऐसे नजर आएगा। आप हरियाणा देख लीजिए, वहां पर भूपेंद्र हुड्डा ने अपना दम दिखाया और वहां पर लग रहा था कि राहुल गांधी बाद में आएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, वहां पर भी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे, वो भी लगातार उनकी अखिलेश यादव से टसल चलती रही, लगातार अंतिम वक्त तक चलती रही। और आलम यह हुआ जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में पहुंचे, कहा गया था कि अखिलेश यादव अमेठी रायबरेली में शामिल होंगे, अखिलेश यादव आते ही नहीं है वहां पर। और वो जो बयानबाजी होती है, उस बयानबाजी में लगातार स्टेट लीडरशिप टसल करती है और ऊपर वाली मनाती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि क्या ये जो नाना पटोले लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इसमें दिख रहा हो कि राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व तो इसको आपको सॉर्टेड करेगा, लेकिन क्या ये सब कुछ शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही कराया जा रहा हो? क्योंकि किसी तरीके से टसल खींचतान की जाए, जितनी ज्यादा बार्गेनिंग में सीटें ली जा सकती हैं उतनी ले ली जाए, और बाद में जब बिल्कुल रस्सी हाथ से छूटने वाली हो तब जाके शीर्ष नेतृत्व आएगा और मनाएगा कि हाँ ठीक है चलिए इतने पे डन कर लेते हैं। तो वो स्थिति कहीं ना कहीं बिल्कुल मार्केट में बार्गेनिंग जैसे होती है ना, बिल्कुल वो स्थिति यहाँ पर सीटों की। तो ये तमाम देखिए महाविकास आघाड़ी में एक तरफ जहां समन्वय नहीं नजर आ रहा है, आपसी कोऑर्डिनेशन की जो कमी है, वही महायुति की भी बात कर लेते हैं। महायुति के लिए आज देखिए मैं आपके सामने एक बहुत दिलचस्प चीज लेकर आया हूं दोस्तों। कल ही बीजेपी ने मोहित पहली सूची अपनी जारी की 99 सीटों को लेकर। 99 सीटों में 5 ऐसी सीटें हैं जहां पिछली बार शिवसेना ने चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर हालांकि शिवसेना की हार हुई थी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये सीटें तो एकनाथ शिंदे के गुट को ही जानी चाहिए थी, उन्हीं के कोटे की सीटें हैं। भले ही शिवसेना में 2 धड़ों में बढ़ चुकी हो, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट की ही सीटें ये मानी जाती। मगर बीजेपी ने क्या किया कि अपने 99 सीटों में से 99 सीटों में इन 5 सीटों को भी जोड़ दिया और इस पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। मगर आप देखें आपसी कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से चूं तक आवाज नहीं निकली और उन्होंने इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। तो ये समन्वय होता है कहीं ना कहीं इन सीटों की। देखिए आपको सीटों के नाम भी बता देता हूं। धुले शहर सीट शामिल है इसमें, देवली, अचलपुर, नालासोपारा और उरण, ये 5 सीटें हैं। पिछली बार इन 5 सीटों पर शिवसेना ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन हार हो गई थी। कुछ सीटों पर निर्दलीयों के द्वारा भी शिवसेना कैंडिडेट को शिकस्त मिली थी, वो निर्दलीय कैंडिडेट अब बीजेपी में आ गए हैं। तो बीजेपी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली और चालाकी से आकलन किया और अपने पास इन सीटों को रखा। अब ये सीटें अगर आप देख ले मोहित, अगर शिवसेना शिंदे गुट के पास जाती तो कहीं ना कहीं चुनौती तो बढ़ सकती थी उनकी, पिछली बार हार हुई थी, तो अपने आप में एक डिसएडवांटेज उनके लिए था। मगर आप देखें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, ये कितना बड़ा एक प्लस पॉइंट है कहीं ना बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम महायुति की बात कर रहे हैं तो वहां पर खींचतान है, लेकिन सारी चीजें टेबल पर आकर उन्होंने सॉर्टेड की हुई हैं। हो सकता है तमाम पार्टियां, चाहे शिवसेना हो चाहे अजित पवार गुट की एनसीपी हो, उनको वो ज्यादा सीटें चाह रहे हो, लेकिन एट द एंड उन्होंने एक समन्वय बैठा लिया है। अब परीक्षा की घड़ी है, लेकिन बात यही है कि महायुति ने परीक्षा से पहले अपनी पूरा प्रिपरेशन तो कर ली है, अब वो परीक्षा की तैयारी में जुट गए, लेकिन यहाँ पर अभी भी नोट्स बनाए जा रहे हैं महाविकास आघाड़ी में कि अभी भी नोट्स प्रिपेयरिंग हो रही है, तब जाके परीक्षा की तैयारी की जाएगी। तो ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप इन्हीं चीजों में अपना समय जाया कर देंगे, चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान नहीं करेंगे, तो उनको समय कब मिलेगा प्रचार करने का, कब वो जाएंगे जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। क्योंकि देखिए जब तक वोट में जब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं होता है, ये सब जानते हैं कि प्रत्याशी लगातार अपने शीर्ष नेतृत्व क्या डटे रहते हैं, वो फील्ड में नहीं जाते, वो लगातार अपने नेता के पास बने रहते हैं कि मेरा टिकट हो जाए, मेरा टिकट हो जाए, जनता से उनका कट आउट हो जाता है, यही उनके लिए माइनस पॉइंट हो जाता है। तो यहां पर स्थिति यही देखी जा रही है कि अगर यहां पर और ज्यादा देरी होती है तो महाविकास आघाड़ी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान। और 20 नवंबर को मोहित चुनाव है। अब महज आप देख लें आज 21 तारीख होगी, मतलब महज 1 महीने का समय शेष रह गया है। जल्दी से जल्दी महाविकास आघाड़ी को सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना चाहिए, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं कागज पर वो उतार नहीं पाए हैं। कुछ दिनों में नामांकन की तारीखें भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये अहम बात होने वाली है। बहरहाल महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ तय होता है, इस पर हमारी खास नजर रहने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव पर हम ऐसे ही और भी चर्चा और भी किस्सा आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आप कहीं मत जाइए, न्यूज नेशन के साथ जुड़े रहिए और सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।